नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शायद आप मुझसे इत्तफ़ाक़ करें कि पाकिस्तानी सियासत एक कहानी की तरह है और इसमें सेनेट के इलेक्शन की कहानी हम गुज़श्ता कई दिनों से मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कभी तो शो ऑफ हैंड्स की बात होती है, कभी एक सीक्रेट बैलेट की बात होती है, कभी आइन की बात होती है, कभी हुकूमत के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात होती है, कभी पार्लियामेंट में लाए गए बिल की बात होती है और कभी हुकूमत के लाए हुए ऑर्डिनेंस की बात होती है। कभी एक बात होती है, कभी दूसरी बात होती है। इतनी कहानियां हैं कि ये कहानियां बढ़ते बढ़ते इन्होंने एक दास्तान की शक्ल इख्तियार कर रही है। ये एक दास्तान तिलस्म होशरुबा जो है वो बन चुकी है और अब एक बार फिर पूरे पाकिस्तान की निगाहें, मीडिया की निगाहें, तमाम सियासी हलकों की निगाहें जो हैं वो कराची और सिंध की तरफ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हैं, आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ हैं। और जहनों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब क्या कोई बहुत चालाकी की, कोई बहुत बड़ी खेल खेलने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान की सियासत की बसात बदल सकती है। इस बात को उस वक़्त पहली दफ़ा तक़वीयत मिली, ये ख़दशा उस वक़्त पैदा हुआ, ये ख्याल उस वक़्त पैदा हुआ जब ये बात सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद से साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट की सीट के लिए खड़ा किया है। इसमें अचंभे की बात ये थी, ताज्जुब की बात ये थी कि अगर पीडीएम की तमाम सीटों को कंबाइन कर लें तो 159 बनती हैं, एक कम 160, जबकि हुकूमत के पास 178 हैं और इस्लामाबाद से किसी को सेनेटर बनाने के लिए कम से कम 171 वोट चाहिए। तो 12-13 वोट कहाँ से पीडीएम लेकर आएगी? यहाँ से सवाल पैदा हुआ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इसकी तैयारी कर रखी है। पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़ा जाएगा और इसीलिए वो एक ओपन या शफाफ या शो ऑफ हैंड्स की मुसलसल मुखालफत कर रहे हैं। तमाम पीडीएम मुखालफत कर रही है, लेकिन सीएम सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर एक नया शोशा छोड़ दिया जब उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी वो एक सरप्राइज़ देंगे और शायद सिंध से 10 लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंतखब कर सकती है। नाज़रीन, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब की ये स्टेटमेंट है, ये बयान है, जिसके बाद वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सीएम सिंध के इस बयान से बात वाज़ेह हो गई है कि पीपल्स पार्टी एक साफ शफाफ या एक ओपन ट्रांसपेरेंट बैलेट की मुखालफत क्यों कर रही थी। और सीएम सिंध की इस स्टेटमेंट को, इस वीडियो और इस शॉट और इस टुकड़े को सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बना देना चाहिए। ये वो सूरत हाल है जिसके दरमियान में हम अब ये भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के जो MPs हैं उनके दरमियान बड़ी सीरियस एक रिफ्ट और एक चपकलिश हो चुकी है। वहाँ पर गवर्नर इमरान इस्माइल साहब को वज़ीर आज़म ने उस रिफ्ट को रिजॉल्व करने के लिए लगाया गया था। उस रिफ्ट की, उस नाचाकी की वजह ये बताई जाती है कि फैसल वाडा और सैफुल्ला अब्रो को जो वफाकी हुकूमत ने नॉमिनेट किया है सिंध की 2 सीटों से, उनके ख़िलाफ़ हैं। सिंध के PTI के जो MPs हैं उनका उस पर एग्रीमेंट और कंसेंसस नहीं है, वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और यही वजह है कि शायद अभी तक फैसल वाडा और सैफुल्ला अब्रो ने, जो हमारी हो सकता है लेकिन मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है कि अभी तक उन्होंने अपनी नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो दाखिल नहीं किए। और अब से पहले न्यूज़ इंटरनेशनल ने, कोई 1 घंटा पहले अंग्रेज़ी के बड़े अखबार न्यूज़ इंटरनेशनल ने इसके हिसाब से एक बहुत बड़ी स्टोरी जो है वो भी पब्लिश की है और तमाम इसके हवाले से बी पर भी हो रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिसमें हमें याद आता है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में नौडेरों में आसिफ अली जरदारी साहब ने जब एक वीडियो लिंक के ज़रिए एक जलसे से खिताब किया था, पीडीएम के जलसे से खिताब किया था कि क्या एक बहुत बड़ी ग्रैंड स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जा चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत बदल सकती है। सेनेट के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन लाया जा सकता है और अगर उन्हें चेयरमैन लाया जा सकता है तो फिर क्या एक अगले स्टेप में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस वोट भी लाया जा सकता है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट सियासतदान हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर वलीद इकबाल साहब वकील हैं, सेनेट की चेयरमैन है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के, लम्स में लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ाते भी हैं, लॉ एंड जस्टिस अफेयर्स कमेटी के भी मेंबर हैं, हमारे साथ हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब सीनियर लीडर हैं PMLN के, कई कैबिनेट कमेटी सेनेट लॉ एंड जस्टिस के तो चेयरमैन है और बहुत सी और कमेटीज़ के मेंबर हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी से सिंध से शमीला फारूकी साहिबा जो MPA भी हैं, इससे पहले सिंध के चीफ मिनिस्टर की एडवाइज़र रह चुकी हैं, वहाँ के मामलात की बड़ी इंसाइडर है, आज के हवाले से बहुत ही उनकी रेलिवेंट बन जाती है डिस्कशन। ये तीनों गेस्ट मेरे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं क्विकली बात कर सकूं जनाब हलीम आदिल शेख साहब से, जो PTI के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सिंध की असेंबली में। हलीम आदिल शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम। हलीम आदिल शेख साहब, ऐसा लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पत्ता खेल लिया है, उन्होंने अपनी मूव कर ली है, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली आपको फंसा दिया है, वो घुस गए हैं आपके, पूरा का पूरा प्लान उन्होंने फेल कर दिया आपका सेनेट के इलेक्शन का। देखिए, गेम तो
इनका हिस्ट्री है कि ये लोग आज गेम खेलते खेलते ही यहाँ पहुंचे, तो उसमें कि वो गेम नहीं खेलेंगे, कोई गेम प्लान नहीं बनाएंगे, ये तो कोई बात ही नहीं। अच्छा। और वो कल उनका गेम प्लान जब वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी हम जो है वो सरप्राइज देंगे, 10 सीटें लेकर आएंगे, तो उसको वो उन्होंने वादे भी कर दिया। और आपका जवाब देने से पहले तो मैं कहूँगा कि मैंने लेटर भी लिखा है इलेक्शन कमीशन को, और मैंने कहा है कि इसको तो शामिल किया जाए। इसको वो ये वादे कर रहे हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, तो उनकी बनते हैं मिसाल के वाले 5 सीटें, 10 क्लेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कुछ वो करेंगे जो नहीं होना चाहिए, ये कुछ वो करना का सोच रहे, कर नहीं पा रही है, कि जो जिसकी वजह से हम ओपन बैलेट के ऊपर गए हुए हैं, ये कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि जिससे साबित हो रहा है कि वो जो नोटों की गड्डियां, लेकिन वो कुछ करना चाह रहे हैं वो तो हमें भी समझ आ रही है, लेकिन जो इस वक्त बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस में जिस रिफ्ट का टेलीविजन के रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं, न्यूज इंटरनेशनल की स्टोरी मैंने भी स्क्रीन पे दिखाई है कि आपकी अपनी पार्टी में पीपल्स पार्टी ने फूट डलवा दी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं आपसे क्लियर करता चलूं। आज एक तो आपने फरमाया कि अपने इंट्रो में कि शायद उन्होंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल नहीं किए हैं, तो आज हमारे तमाम लोगों के नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो चुके हैं, तकरीबन 10 के करीब, 9-10 के करीब। ठीक है। और आपको पता है कि 2-2 उसमें किसी के 2-2 फॉर्म्स भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने 30 हम एमपीएज हैं, हमारे को 27, 28, 29 एमपीएज ने प्रपोज और सेकंड करके तमाम फॉर्म दाखिल कराए हैं। और आज सारे, तो फिर झगड़ा है क्या? अगर फैसल वाडा और सैफुल्लाह अबरो को अब आपकी पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त झगड़ा है क्या? झगड़ा एमपीएस के अंदर नहीं है। देखिए मोहित भाई, आप सब जानते हैं कि जब कोई टिकट का हर शख्स उम्मीदवार होता है, सेनेट का आसान टिकट होता है कि इलेक्शन लड़ना नहीं होता, पार्टी लॉयल्टी के ऊपर हर शख्स की ख्वाहिश होती है, जो और सब लॉयलिस्ट हैं, जो लोग मांगना भी चाह रहे हैं वो लोग हमारे इलेक्शन लड़े, लेकिन सीट तो एक थी टेक्नोक्रेट की, जो हम समझ रहे हैं 10 उम्मीदवार थे, 8 उम्मीदवार थे, 6 उम्मीदवार थे, तो वो आखिरी वक्त तक अपनी कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कोई भी एमपीए नहीं है, कोई भी एमएनए नहीं है। उनके अंदर जो सिंध की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे अंदरूनी सिंध के इजला के कुछ 6-7 साल दोस्त। जरा मेरे साथ रहिए हलीम आदिल शेख साहब, मेरे साथ रहिए। शमीला फारूकी साहिबा, ये जो नाचाकी, झगड़ा, रिफ्ट, डिससेटिस्फेक्शन नजर आ रही है तहरीक इंसाफ के अंदर, क्या ये वो चीज है जिसके ऊपर सीएम सिंध जो है मुराद अली शाह साहब कैपिटलाइज कर रहे हैं जब कहते हैं कि हम 10 सीटें ले लेंगे? ये है वो झगड़ा? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो मैं एक चीज़ वाजे कर दूं कि पीपल्स पार्टी किसी किस्म की कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना कर रही है, ना सोच रही है। जो हकीकत है वो ये है कि पीटीआई से इनकी अपनी जमात के एमपीएज और एमएनएज नाला हैं। पहले आपने सुना होगा कि जो ये टिकट देना चाह रहे थे बाबर रवान और जुल्फी बुखारी, रज़ाक दाऊद को, ये इतना जो वावेला मचा, और जाहिरी बात है पीटीआई की अपनी रैंक्स में से जो आवाज़ उठी कि हम इनको वोट नहीं देंगे, तो इनको अपना ये फैसला तब्दील करना पड़ा। फिर उन्होंने कुछ अपने वर्कर्स को, पुराने जो इनके पार्टी के कारकुन हैं, उनको टिकट दिए। बहरहाल अभी आमिर लियाकत साहब का भी आप बयान सुन लें, उन्होंने कहा मैं हफीज शेख को नहीं दूंगा वोट। ये पीपल्स पार्टी ने तो नहीं उनको उकसाया, वो तो कहते हैं कि जी वो तो पीटीआई के मेंबर ही नहीं है, पहले वो पार्टी में शमूलियत हासिल करें, हाथ उठाएं, फिर वोट दूंगा। तो ये हमारा करना तो नहीं है। जहां तक सिंध का ताल्लुक है, सिंध में पीटीआई, लेकिन ये जो मेरा सवाल ये था कि ये जो कराची के अंदर ये जो सिंध में झगड़ा नजर आ रहा है पीटीआई में, इसका आपके साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है? हमारे साथ ताल्लुक इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बेचारे जो एमपीएस हैं कराची के, वो अपने हलकों में जा नहीं सकते बेचारे। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, चीनी नहीं मिलती, हर जो दवाई जिस पे हाथ लगाओ जो ज़रूरी है वो इतनी महंगी हो गई है। मतलब मुल्क का जो हाल है, मुझे आप एक दिल पे हाथ रख के डॉक्टर साहब बता दें, और हलीम भाई भी मुझे बता दें, मेरे भाई हैं, मुझे बता दें क्या मुल्क में क्या गर्दन तोड़ महंगाई नहीं है? बिजली की नरखें महीने में 4-4 दफा उनका इजाफा होता है। ये पीपल्स पार्टी कर रही है? कौन कर रहा है? अद्वियात में 500% इजाफा हुआ है, गैस की नरखों में 250% इजाफा हुआ है। मुझे बताइए हम कर रहे हैं? ये तो इनकी हुकूमत कर रही है। ये हलकों में जा नहीं सकते, इनके लिए जूतों के हार लेके इनके जो मैं हलीम आदिल शेख साहब का क्विक एक रिस्पॉन्स ले लूं, फिर मैंने वलीद इकबाल साहब को और अब्बासी साहब की तरफ भी जाना है। जरा शमीला रुकिए। हलीम आदिल अब्बास साहब, मैंने आपको तो वक्त लिया इस वक्त लास्ट टाइम पे, मुझे क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए जो शमीला मोहतरमा कह रही है, ताकि मैं फिर बाकी गेस्ट की तरफ जा सकूं। हलीम आदिल साहब, एमपीएस आपके जा नहीं पा रहे सिंध में हल्कों में? एमपीएस हमारे सब हल्कों के अंदर हैं, और मैं भी एक एमपी हूँ, और मैं तो इनके हल्कों में भी जाता हूँ। अपने हल्के में तो मैं रहता ही हूँ, आप सब देखते हैं, मैं तो इनके हल्कों में भी जाता हूँ। और बात ये कि ये लोग भगोड़े हो चुके हैं सिंध से, इन्होंने सिंध को एड्स लगा दी है, इन्होंने सर में बच्चे मरवा दिए हैं,
कुत्ते की वैक्सीन सिंध में मिलती नहीं है, रोडें तबाह, रस्ते तबाह। वज़ीर आला इनका 6 रेफरेंसेस के अंदर है, कोई जाली अकाउंट, पता नहीं क्या क्या। यहाँ तो स्कैंडल 7,880 अरब रुपए पिछले 13 साल में इनके पास आए हैं। तो मोहित भाई आइए एक दफा 3 दिन का सिंध का दौरा तो कीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो आपने मुझसे बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम MPs इंटैक्ट है। आज सारे मेरे ऑफिस के अंदर मौजूद थे, सारे नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल हुए हैं, सब कुछ ठीक है। चंद हमारे साथी जो कि सेनेट के टिकट के उम्मीदवार हैं, उनकी ये ख्वाहिशात और ख्वाहिश रखना पाबंदी नहीं है, कोशिश करना पाबंदी नहीं है, और उस पर अपनी मुतालबात रखना पाबंदी, हर चीज इंटैक्ट है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वज़ीर आला साहब की इन बातों से पता चल गया ये हॉर्स ट्रेडिंग पे यकीन रखते हैं, ये गंदी सियासत पे यकीन रखते हैं, ये गंदे धंधे पे यकीन रखते हैं, और उसके वो नोटों की गड्डियां, ये वो गड्डियां जिन्होंने इनके सिंध के अवाम का खून चूस कर, इनकी दवाई का पैसा इन गड्डियों में था, इनकी किताब का पैसा इन गड्डियों में था, इनके साफ पानी का पैसा नोटों में था। अच्छा, उसके ऊपर ये सेनेट खरीद करना चाह रहे हैं। हलीम साहब मेरे साथ रहिए, मुझे क्विकली अब्बासी साहब की तरफ चलने दीजिए। अब्बासी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा मुकाबला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान है, जो सियासी बसात और अखाड़ा है पाकिस्तान का, वो अब बट गया है? उसके एक तरफ PTI खड़ी है अखाड़े की तरफ, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी खड़ी है। अब आपका कोई जिक्र नहीं है, अब मरियम नवाज कुछ भी कह रही हैं, अब उसमें कोई वजन नहीं रहा, वो ऐसा लगता है डिस्कनेक्टेड हो गई हैं पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब। ये मीडिया के जरिए एक हाइप जरूर क्रिएट हो रही है। सच्ची बात तो ये है कि आपको भी थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए था कि ये अभी सारे जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं टू अर्ली है। इस पाकिस्तान की जो लोग पॉलिटिक्स हैं वो जानते हैं कि जो नॉमिनेशन पेपर होते हैं वो बहुत सारे कैंडिडेट्स के होते हैं, बहुत सारे लोग अपने कैंडिडेट उतारते हैं, उनमें कुछ कवरिंग कैंडिडेट होते हैं, कुछ वाकई जेन्युइन होते हैं और कुछ वाकई वैसे पेपर सबमिट होते हैं। ये जो आपके क्वेश्चन अभी आप सबसे जो कर रहे हैं मैं देख रहा हूं, इसको लिए अभी एक हफ्ता इंतजार करेंगे कि पहले फाइनल लिस्ट आ जाए कि कैंडिडेट कौन कौन से होंगे, किस किस पार्टी से होंगे, किन किन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन जो है वो आपका रेलिवेंट होगा कि कौन कितनी सीटें लेगा और कौन किस तरह अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएगा। ये अभी स्टेज है, ऐसा है नहीं है, क्योंकि अभी हर एक, कभी आज ही नॉमिनेशन की जो डेट है, लोगों ने आज तक नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते रहे, इतने कैंडिडेट नहीं फील्ड में रहते जितने आज आपको नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल जब बहुत ही कम कैंडिडेट रह जाएंगे, फिर उस वक्त जब फाइनल लिस्ट लगेगी उसके बाद हम भी तबसरा करेंगे और फिर तबसरा करने का फायदा भी उसी स्टेज पे होगा। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, मामलात इस हद तक खराब हो चुके हैं, क्या बैकडोर राब्तों की सिर्फ आपको ही जरूरत है, आपकी पार्टी को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को? कहती हैं मरियम नवाज। मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। मैं एक बात की तायीद और उससे इत्तफाक ज़रूर करना चाहता हूं, जो कि मेरे फाजिल दोस्त जनाब जावेद अब्बासी साहब ने की। इन्होंने बिल्कुल मेरे जहन में एग्जैक्टली यही बात आ रही थी कि ये अभी बातें बहुत सी प्रीमच्योर हैं, कबल अज़ वक्त हैं, क्योंकि 22 तारीख जो कि आखिरी तारीख है विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स की, असल सिचुएशन उस वक्त वाजे होगी। एक बात आज तक तो वाजे हो गई कि किस किस ने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जो कि जिसका आखिरी वक्त आज 5 बजे था। उसके बाद स्क्रूटनी में भी कभी कभार कोई पेपर मुस्तरद हो जाते हैं ऑब्वियसली, और फिर आखिरी डेट पे पेपर विड्रॉ होते हैं और तब हतमी लिस्ट आती है। जो मरियम नवाज साहिबा का तो इसलिए इस मौजू पर जो कौन उम्मीदवार है, कौन नहीं है, किसने क्या किया वगैरह वगैरह, ये सारी बातें फिर थोड़ा सा ऐसे ही वो हाइप और ड्रामा क्रिएट करने के लिए होती हैं। असल स्ट्रैटेजी बाद में आएगी, एक हफ्ता आज से आप गिन लें। मरियम नवाज साहिबा का जो बयान है, मैं समझता हूँ वो 3 अल्फाज मेरे जहन में आते हैं: मुबालगा आराई, खुद फरेबी, सेल्फ डिसेप्शन, और खुश फहमी। और उसकी वजह मैं आपसे, असल हकीकत क्या है जो सबको पता है, और ये खुद फरेबी क्यों कहते हैं आप? कल कोई खुद फरेबी क्यों कहते हैं आप? आपका मतलब ये है कि मरियम नवाज जो है वो हकीकत से डिस्कनेक्टेड हो चुकी, हकीकत से कट गई? जी, मैं अर्ज़े कर रहा हूँ, हकीकत से डिस्कनेक्ट इसलिए हुई हैं, या अपने आप को, मैं उसको हकीकत से डिस्कनेक्ट इसलिए समझ रहा हूँ उनके इस गुफ्तगू को, और ये जो मौजू और जिस तरीके से वो अपने जुमले जो हैं उनको फ्रेम कर रही हैं। देखें, जो वाज़े पोजीशन है वो क्या है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। PMLN सेनेट की सबसे बड़ी जमात से इस वक्त जो है 3रे नंबर पर जाने वाली है इस इलेक्शन के मुकम्मल होने के बाद। PTI जो है वो सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। PPP सेकंड पोजीशन पे, जो अब से पहले भी थी, वो सेकंड पोजीशन पे ही रहेगी, और PMLN फर्स्ट पोजीशन से 3rd पोजीशन पे चली जाएगी। तो जो कह रहा है कि जी जिसको मुश्किल में है या जो
जो टाइट स्पॉट में आ गया है वो तो असल में ये है, बल्कि मैं समझता हूं कि जो अपोजिशन के मौजूदा लीडर हैं राजा जफरुल हक साहब, उनकी एक वजह शायद मुझे ये भी पता लगा था, उन्होंने खुद जो है वो टिकट से माजरत की है या उन्होंने अपने आप को नहीं पेश किया, इसलिए क्योंकि वो इतने सीनियर पोस्ट पे रह चुके हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। चूंकि उनकी पार्टी अब ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी नहीं रहेगी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुतवक्के है कि पीपीपी से आएंगे, तो इसलिए वो सादा सेनेटर के तौर पे अब वो नहीं रहना चाहते ऐवान के अंदर। मतलब ये असल मुश्किलात का सामना पीएमएलएन को है। और ये जो सिंध के चीफ मिनिस्टर ने जो बात की सरप्राइजेस की, वैसे अमूमन मैं एक्सेप्शंस तो जरूर होती हैं, लेकिन अमूमन सरप्राइजेस जो आते हैं सेनेट के इलेक्शन में वो खैबर से आते हैं और बलूचिस्तान से आते हैं। जितना छोटा इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिस तरह बलूचिस्तान में 65 का है और खैबर में उसके बाद आता है वो कोई 140 के करीब अब हो गया, पहले 124 था, अब वो फाटा की सीट्स आ गई हैं। तो जितना छोटा इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और उसकी एक जीती जागती मिसाल मैं हमेशा आजकल दे रहा हूं, क्योंकि ये काबिल जिक्र बात है, वो ये कि 2018 के सेनेट इलेक्शन में 124 का ऐवान होता था खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें 6 नशिस्तें एमपीएज की जो थी वो पीपीपी के पास थी, जिससे एक सेनेटर भी इलेक्ट नहीं हो सकता था। लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि 2 सेनेटर इलेक्ट हो जाते हैं, 2, और तीसरा भी इलेक्ट होते होते तकरीबन रह जाता है। मतलब ये हाल है। तो इसके पीछे क्या था सबको पता है, उसकी तो वीडियोस भी अब आ गई हैं। सो इसीलिए तो हम कोशा हैं कि ये, और हमने नेक नियति से कोशिश की। चलिए इस पे मजीद बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। प्रैक्टिसेस का चश्मा है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। अब तक की जो डिस्कशन को वाइंड अप करते हुए नाज़रीन आपको याद करवाऊंगा कि 100 से ज्यादा जो सेनेट की नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो दाखिल किए जा चुके हैं, और हमें पता चला कि पीटीआई के सिंध में जो थोड़ा सी खटाई में थे वहाँ भी नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं। कांटे का मुकाबला है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आमने सामने हमें खड़े नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले बात यहाँ तक पहुँची कि जहाँ ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत का सेनेट के इलेक्शंस के इस स्टेज पे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत का जो महवर है और जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसमें एक वाज़ेह तब्दीली हमें नज़र आती है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस अखाड़े में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये आमने सामने है। पीपल्स पार्टी क्लियरली एक एसेंडेंट पोजीशन में नज़र आती है और पीएमएलएन जो है हमें कुछ डिस्कनेक्टेड सी होते नज़र आती है सियासी बसात से। और इसीलिए मैंने अब्बासी साहब से ये सवाल भी पूछा था कि कहीं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा कहीं जहनी आइसोलेशन का शिकार तो हमें नज़र नहीं आ रही। कैसे मौके पर जब एक इंटेंस पॉलिटिक्स है पीटीआई और पीपीपी के दरमियान, उसमें पीएमएलएन की जो की लीडर हैं, जो कि हैं तो नहीं नेशनल असम्बली में लेकिन की लीडर हैं आपकी पार्टी की, नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी, वो डिस्कनेक्टेड नज़र आती हैं इस पॉलिटिक्स से। देखिए पीरजादा साहब, आपने 2 दफ़ा इस बात का दोहराया, मैं भी इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूं कि एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने, जो आपको नज़र आ रहा है कि सिंध के अंदर चूंकि हमारी कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ वहाँ नहीं है, तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का आपस में मुकाबला है, तो वो एक ज़रूर वहाँ एक बड़ी हाइप कुछ दिनों से क्रिएट हो गई है। सिंध असम्बली में कुछ बयानात ऐसे आ गए हैं, कुछ लोग ऐसे चले गए हैं कि ज़रूर एक तवज्जो वहाँ हटी है। फिर दूसरी तरफ ये हुआ कि आपने देखा है कि गिलानी साहब जो साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, अचानक उन्होंने इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, और चूंकि यहाँ डायरेक्ट उनका और पीटीआई का आपस में मुकाबला होने जा रहा है, ये भी एक वजह है। चीज़ें जो है आप देख रहे, हमारा और पीटीआई का मुकाबला इस वक्त जो बड़ा ग्राउंड होगा वो है पंजाब में। चूंकि ज़्यादा लोग इन्होंने भी वही उतारे हैं, हमारे भी इसी तरह उतरे हैं, तो अभी तक पंजाब में कोई नई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है जो तवज्जो ज़्यादा शायद कैंडिडेट खींच सकें, या तवज्जो नहीं गई उस तरफ। लेकिन हमारा और पीटीआई का मुकाबला वहाँ ज़रूर है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारी कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और वहाँ पीपल्स पार्टी की भी नहीं है। वहाँ पीडीएम की प्लेटफॉर्म पर हम सारे मिलकर कोशिश करेंगे कि हम पीटीआई का मुकाबला करें। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस वक्त ज़्यादा रेलिवेंट है, कम रेलिवेंट है। ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि प्रोविंशियल असम्बली की स्ट्रेंथ के ऊपर ये इलेक्शन होने जा रहा है, और फिर मरकज़ में जो आपको पता है कि नेशनल असम्बली के मेंबरान इस्तेमाल करते हैं, यहाँ सख्त मुकाबला होगा। हमारी ख्याल है कि पीडीएम को ये सीट लेनी चाहिए, और अगर क्योंकि बहुत सारे एमएनएज जो हैं वो नालायक हैं, वो हुकूमत से खफा हैं, वो नहीं चाहते कि हम पीटीआई को वोट दें, और यही असात इनका प्रोविंशियल असम्बली पंजाब असम्बली के अंदर भी है। वहाँ ज़रूर इनको बड़ा सरप्राइज मिलेगा, लेकिन वो सरप्राइज इलेक्शन वाले दिन हमें 3 माह तक इंतज़ार करना चाहिए।
इसका कहीं मतलब बिल्कुल ना लिया जाए कि हम कोई स्टेजिंग पर बिलीव करते हैं, इसका बिल्कुल मतलब ना लिया जाए कि हम लोगों को खरीदो फरोख्त करेंगे। ये ऐसा काम है जिससे नफरत है और नहीं होना चाहिए। लेकिन पीटीआई के चूंकि जो हुकूमत है वो डिलीवर नहीं कर सकी, बेशुमार महंगाई है, लोगों को बड़ी तकलीफ है, आटे, चीनी और दवाइयों की कीमतें आप देख लो, रोजमर्रा की देख लें, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। चूंकि इमरान जो सूबे में है और मरकज में वो बहुत ज्यादा अपनी पार्टी से नालां हैं, उन्होंने ठीक है बाहर निकल के जरा शमीला फारूकी साहबा को आने दीजिए। हाँ शमीला फारूकी साहब, पीटीआई ने एक बहुत हाई प्रोफाइल कैंडिडेट खड़ा कर दिया इस्लामाबाद से, यूसुफ रजा गिलानी साहब की शक्ल में, जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और जाहिर है कि उनका अपना एक स्ट्रेचर है और उनके पीछे जाहिर है वो तभी कामयाब होंगे जब पूरा का पूरा पीडीएम जो है उसके 159 सीट्स जो हैं उनके पीछे लोग खड़े होंगे और उसके बाद भी कुछ और लोगों को भी कहीं से तोड़ना पड़ेगा। क्या वजह है कि आपने तो इतना हाई प्रोफाइल कैंडिडेट खड़ा कर दिया लेकिन पीएमएलएन की तरफ से कोई इतना हाई प्रोफाइल कैंडिडेट जो है वो सामने नहीं आया जिसके पीछे पूरी पीडीएम खड़ी होती? क्या मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी आ सकती थी सेनेट के अंदर? क्या वो भी एक कैंडिडेट के तौर पे, क्या ये भी कोई ऐसी बहस हुई आपके नॉलेज में है कि क्यों नहीं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को लाया जाता सेनेट में? ऐसा कोई था, मुमकिन था, या वो था ही नहीं मुमकिन? डॉक्टर साहब ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था और गिलानी साहब एक ऐसा नाम है क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे तो उनकी ना सिर्फ पीपल्स पार्टी में बल्कि पीएमएलएन में और दीगर जमातों में, बिलखुसूस बलूचिस्तान में भी बड़ी अच्छी गुडविल थी। और गिलानी साहब इस वक्त एक जॉइंट कैंडिडेट हैं पीडीएम की जमातों के, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, जिनको तमाम जमातें जो पीडीएम में है वो सपोर्ट कर रही हैं। उसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि गिलानी साहब के अपने भी पर्सनल ताल्लुकात और गुडविल बहुत ज़्यादा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ सरप्राइज, यू कैन एक्सपेक्ट अपसेट इन इस्लामाबाद। और मैं समझती हूँ कि किसी को भी गिलानी साहब के नाम पे एतराज़ तो दूर की बात है, बल्कि सब ने उनको बड़ी खुश आइन तरीके से उस नाम को एक्सेप्ट किया है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंटेस्ट और मेरा तो ख्याल ये है कि इट्स गोइंग टू बी एन अपसेट फॉर द गवर्नमेंट। हालांकि ये बड़ा एक मेरा ख्याल है कि एक बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। एक तरफ हफीज शेख हैं, एक तरफ गिलानी साहब हैं, तो लेट्स सी कि फिंगर्स क्रॉस्ड, बट पीडीएम और पीपल्स पार्टी बहुत होपफुल हैं। अच्छा अब्बासी साहब, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की जो कन्विक्शन थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, वो जब तक वो कन्विक्शन रहती है उसके खिलाफ अपील तो उन्होंने फाइल की थी, अपील उनकी एक्सेप्ट भी हो गई भी है मेरा ख्याल, लेकिन उसका हो नहीं सका कोई प्रोसेस में। इस वक्त तक मुझे थोड़ी हमारी वजाहत कर दें व्यूवर्स के लिए कि अभी वो कहीं इलेक्ट हो नहीं सकती, उन्होंने अंडर कंसिडरेशन आ नहीं सकती। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि वो कन्विक्शन अभी स्टैंड करती है, अपील पेंडिंग है और जब तक अपील का फैसला अभी हुआ नहीं है तो जब तक अपील का कोई फैसला होगा या वो टाइम पूरा होगा उसी वक्त दोबारा इलेक्शन लड़ा जा सकता है। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, अगर अपसेट हो गया जैसा शर्मिला फारूकी कहती हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में आ गए और फिर उसके बाद ज़ाहिर है एक रन होगा फॉर चेयरमैन सेनेट के लिए संजानी साहब के मुकाबले में, एंड गिवन द स्टैचर एंड कदावर शख्सियत हैं यूसुफ रजा गिलानी, अगर ये सारा प्रोसेस जरदारी साहब कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर तो पीटीआई की गिरफ्त जो है पूरे निज़ाम पे कमज़ोर पड़ जाएगी। मैं ऐसी आउटकम जो है जो शर्मिला फारूकी साहिबा कह रही हैं कि एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं या अपसेट या सरप्राइज़ इस तरह का जो है वो हो जाएगा, मेरे पास जो एविडेंस है और जितनी मुझे समझ है इस सेनेट के इलेक्शन की, क्योंकि मैं खुद सेनेट के इलेक्शन को मैं सक्सीड करके आया हूँ और मेरे साथ एक मेरी कॉलीग, बल्कि आप उसको समझ लें तशबीह के तौर पे कि वो बिल्कुल उसी तरह का इलेक्शन है जो अभी इस्लामाबाद में होना है। क्या कि एक जनरल सीट है उस पर 1-to-1 होगा कॉन्टेस्ट और दूसरी एक रिजर्व सीट है फॉर विमेन जिस पे 1-to-1 कॉन्टेस्ट होगा। नवंबर 2018 में जब 2 सीट्स पंजाब में वेकेंट हुई बिकॉज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 2 कैंडिडेट्स ऑफ पीएमएलएन, 2 सिटिंग सेनेटर्स ऑन डुअल सिटीजनशिप, तो उसमें भी 1-to-1 ही इलेक्शन हुआ, एक जनरल सीट पे जिस पे मुझे कामयाबी हासिल हुई और एक विमेन रिजर्व सीट पे जिस पे सीमी यज़दी साहिबा सेनेटर बन के सेनेट में आई। उसमें मैं आपको ये सिर्फ ये बुनियादी सी बात आपने अभी गिनवाया है कि 159 वोट्स एक तरफ हैं और 178 जो है वो दूसरी तरफ हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं। तो गवर्नमेंट को, पीटीआई को और उसके एलाइज को एक वाज़े अक्सरियत मुयस्सर है, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में जो डिफरेंस है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन
जिसमें बुनियादी तौर पे एक तरफ पीटीआई है, एक तरफ पीएमएलएन है, वो उससे कदरे कम है जो कि नेशनल असेंबली में है। और बहुत ज्यादा उस वक्त गर्दिश कर रही थी ये बातें जब हम कंटेस्ट कर रहे थे कि बहुत अपसेट हो सकता है या कम से कम एक सीट पे अपसेट हो जाएगा अगर दोनों पे ना हो। और बल्कि पिछले दिनों सीमी एसडी साहिबा को मैं पूछ रहा था, वो उनको भी ये खबर मिल रही थी और जर्नलिस्ट ज्यादातर दे रहे थे मुझे भी एग्जैक्टली कि जी वो बस कुछ तो ऐसा हो गया है, एक सीट जाएगी ऑपोजिशन को, एक सीट जाएगी गवर्नमेंट को और आप वाली ऑपोजिशन को जाएगी। मुझे ये कहते थे, वही सीमी एसडी को भी कहते थे। बफजले खुदा हम दोनों कामयाब हुए। द मार्जिन वॉज अबाउट 8 और 9 वोट्स। ये जरूर है कि हमारे कुछ वोटर्स स्लिप किए, सीक्रेट बैलेट था, लेकिन यह भी है कि उधर से भी कुछ वोट स्लिप किए हैं। बहरहाल ये मैं एक तजर्बे से और एक एम्पीरिकल एविडेंस से आपको अर्ज कर रहा हूं। मेरा अपना अंदाजा यही है कि ऐसा कोई अपसेट जो है वो नेशनल असेंबली में नहीं होगा। अगर वो होगा ही नहीं तो बल्कि चेयरमैन सेनेट वाला जो सिलसिला है, ये बात मैं जरूर एतराफ करता हूं कि सारी जमा तफरीक करके पीटीआई एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द सेनेट और उसके बाद दीगर जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनको मिला करके भी बिल्कुल एक थिन सा एक दो वोट का फर्क हो सकता है जो अभी भी ऑपोजिशन के हक में हो और गवर्नमेंट के हक में ना हो। लेकिन वो बात सारी है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब नेशनल असेंबली से इतने वोट्स लेके वहां आ सकते हैं या नहीं, मैं उसका इम्कान जो है मैं नहीं समझता। जिस तरह से शर्मिला फारूकी साहिबा, ये हाइप तो क्रिएट हो गई है, सबसे ज्यादा तवज्जो भी उसको मिल रही है और ये अलामती तौर पर नेशनल असेंबली की तरफ से वोट है, लेकिन मैं नहीं समझता, मेरी तवक्को जाहिर है वो रखेंगी उनकी, वो कौन कहेगा? मैं कहूंगा कभी कि मेरी पार्टी का उम्मीदवार कामयाब नहीं होगा, कोई शख्स नहीं कहेगा कि मेरी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो डिफीट होगा। आपके कानों में वजीर आजम की कोई 72 घंटे पहले की वो चुपती सी बात, वो चुपती सी हल्की सी एक धमकी पहुंची होगी जहां उन्होंने ये कहा कि अगर सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पे हुए तो शायद कहीं ऑपोजिशन को नुकसान ही ना हो जाए, जिससे मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि भी हमने तो बड़ी कोशिश की आपको एक फेयर ग्राउंड प्रोवाइड करने की, चूंकि आप लोग आए ही नहीं फेयर फाइट करने के लिए तो बस अब अनफेयर फाइट के लिए तैयार हो जाए। देखिए डॉक्टर साहब, बात है, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब की 4 रोज कबल वो बयान भी सुना जब उन्होंने कहा है कि हमारे पास जितने वोट हैं उससे ज़्यादा हम सेनेटर्स ले जाएंगे। तो मैं इस बात से क्या अंदाज़ा लगाऊं, व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से, या वो क्या कहना चाह रहे हैं? वही बात जो तो सीएम सिंध भी तो यही कह रहे हैं ना, सीएम सिंध ने ये कहा है कि हम सरप्राइज कह रहे हैं ना कि हम 10 सीटें ले लें। देखिए ना सरप्राइज कैसे होगा, मैं आपको बताती हूँ। 10 सीटों का भी बात होनी चाहिए। अधूरी रह गई डॉक्टर साहब, थोड़ी अधूरी रह गई। बात यह है कि मैं सिंध असेंबली में बैठती हूँ ना, मुझे मालूम है कि पीटीआई के अपने एमपीएस अपने वजीर आजम से बहुत नाला है। वजीर आजम साहब ना उनसे मिलते हैं ना उनके मसाइल सुनते हैं, वो नाराज हैं। और ख़ास तौर पर फैसल वाडा को जो इन्होंने नॉमिनेट किया है, बिलीव मी ही इज़ अ वेरी वेरी अनपॉपुलर कैंडिडेट। और कुछ नहीं, यहाँ पैसे की बात नहीं है, हर इंसान पैसे से नहीं बिकता डॉक्टर साहब। कुछ लोग जो है ना वो ताल्लुकात से भी बिक जाते हैं, कुछ लोग मोहब्बत से भी बिक जाते हैं। हर किसी को पैसे की मार चमक जो है ना वो नहीं खरीद सकती है। और यहाँ पर तो ऐसा भी होता है कि जिद में चिढ़ के अंदर वोट जो है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, आप नहीं मालूम कर सकते। देयर इज नो वे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि एक ऐसा पोलिंग मैकेनिज्म बनाएं कि अगर कोई इस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो पता चल, देयर इज नो वे। मतलब इलेक्शन कमीशन क्या करे, सीक्रेट बैलेट इज सीक्रेट बैलेट। इसका मतलब ही यही है कि आप जांच पड़ताल भी करें तो आपको नहीं मालूम हो सकता कि किसने किसको वोट डाला है। तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे वोट पीटीआई के हमारे कैंडिडेट्स को पड़ जाएं, सिर्फ इस चिड़ में, क्योंकि वजीर आजम साहब की जो पॉलिसीज हैं, चाहे माशी पॉलिसी ले लें, खारजा दाखिला, और फिर पीटीआई के जो बेचारे एमपीज हैं, आई फील सॉरी फॉर देम। जो कुछ है वो कराची से वोट लेकर आए, राइट और रॉन्ग, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं है वजीर आजम साहब की। एक शुरू में कुछ दिनों पहले जो एक चमक इन्होंने बकायदा, देखिए ना, आई फील दिस इज अगेन, जब एक इमरान खान साहब कहते हैं कि जी एमपीएस और एमएनएस का डेवलपमेंट फंड से क्या ताल्लुक, जब ऑपोजिशन में तो यही कहते थे ना। अब आपने कहा कि जी 50 करोड़ रुपए एक एमपी एमएनएस को देंगे, हमें 5 साल में 50 करोड़, क्या उसका आधा भी नहीं मिलता, कभी नहीं मिला पीपल्स पार्टी के एमपीएस को। तो मुझे आप ये बताइए क्या वो देर, अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेता तो ये तो उन्होंने गवर्नमेंट रिसोर्सेज सारे लुटा देने थे ना अपने एमपीएस और एमएनएस के। 50 करोड़, 50 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर एमएनए और एन एमपीए। और आप मुझे बताइए कि ये जो वीडियो आई, अब ये अपने ही लोगों को पैसे दे रहे हैं, अपने लोगों को वोट डालने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि इतने इनके ही लोग वोट नहीं देंगे इनके लोगों को।
और माजी में भी ये हुआ, अब भी ये पैसे दे रहे होंगे, बिलीव में ये पैसे दे रहे होंगे। इसका जवाब लेते हैं वलीद इकबाल साहब। और फिर एक बड़े ये जो आपने इल्जामात लगाए हैं, जो सवालात आपने उठाए हैं, अकाउंटेबल होगा। इसका जवाब लेते हैं वलीद इकबाल साहब से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले बात यहां तक कि शर्मिला फारूकी साहबा ये कहती हैं कि पैसा ही नहीं, मोहब्बत और ताल्लुकात भी सेनेट के इलेक्शंस में कारआमद साबित हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल है और सेनेट के हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला भी आ सकता है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, इस पूरी सेनेट की बहस में कहीं नवाज शरीफ साहब इग्नोर ना हो जाएं। जैसे कि आपको पता है कि वो लंदन में है, 1 बरस से ज़्यादा हो गया, वो इलाज के लिए वहाँ गए थे, तहम उसके बाद वापस नहीं आए। पाकिस्तान की अदालतें उन्हें एब्सकॉन्डर करार दे चुकी हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ये कह चुके हैं अब से चंद घंटे के बाद नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट एक्सपायर कर जाएगा और शेख रशीद साहब ने चंद हफ्ते पहले ये कहा था कि उनका पासपोर्ट अब हुकूमत रिन्यू नहीं करेगी। उसकी एक कानूनी और टेक्निकल वजह है, वो वजह यह है कि पाकिस्तान की अदालतें नवाज शरीफ साहब को एब्सकॉन्डर यानी भगोड़ा करार दे चुकी हैं और ज़ाहिर है कि हुकूमत एक भगोड़े की वजह से उनके पासपोर्ट को इन एब्सेंशिया बाहर रिन्यू कर भी नहीं सकती है। 18 या 19 जनवरी को हारून रशीद साहब ने, जो पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमिस्ट भी हैं, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और एक बड़े प्रोमिनेंट टेलीविज़न प्रेजेंटर भी हैं 92 न्यूज़ के साथ, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये क्लेम किया कि नवाज शरीफ साहब एक इन्वेस्टर वीज़ा लेने की बरतानिया में कोशिश कर रहे हैं। वो ज़रा सुन लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ने बरतानिया में क़याम के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया है और वो है इन्वेस्टमेंट वीज़ा, जिसके लिए 2 मिलियन पाउंड चाहिए होते हैं, 40 करोड़ रुपए तकरीबन। कुछ कम हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा, 39 करोड़ हो सकते हैं, 41 करोड़ हो सकते हैं। 40 महीने का वीज़ा होता है और ये वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया, लेट से लेट भी अगर किया होगा तो अगस्त के शुरू में, पिछले साल अगस्त के शुरू में। अब से चंद दिन पहले यही सवाल मैंने बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से, जब मेरे प्रोग्राम में वो आए तो मैंने उनसे सवाल पूछा इस इन्वेस्टमेंट वीज़ा के हवाले से। और शहजाद अकबर साहब जो थे खासे गुमसुम नज़र आए, वो भी सुन लेते हैं। हमारी इतला के मुताबिक तो ऐसा फ़िलहाल कोई इस तरह की हमारे पास इतला नहीं है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट वीज़ा अप्लाई किया है। मैंने भी ये कल सुनी हारून रशीद साहब की बात। अच्छा, हम अपने मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बताता चलूँ ऑफिशियली, जो आप खुद जानते होंगे इस मुल्क के कानून को, कि इमिग्रेशन केसेस के ऊपर इंडिविजुअली वो ऑफिशियली तो आपको वर्जन नहीं देते कि ऑफिशियली किसी ने इन्वेस्टमेंट वीज़ा अप्लाई किया है या नहीं किया। नाज़रीन, कि दोनों आपने सुना कि बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं कि उनको मालूम नहीं है, हारून रशीद साहब ने क्या कहा वो भी आपने सुन लिया है। अब्बासी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। हमारे व्यूअर्स को कुछ आप समझा सकते हैं कि अब से चंद घंटे के बाद जब नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट एक्सपायर कर जाएगा तो अब क्या हिकमत अमली बनी है, उनका क्या स्टेटस होगा? देखिए बिरज़ादा साहब, ये सारी कौम जानती है, सबको पता है, इस हुकूमत को पता है। इस हुकूमत उनको भेजा था और भेजा किन सर्कमस्टांसेस में था कि जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने कई जो है वो प्रोसीजर करवाने थे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उस वक्त कोरोना शुरू हो गया था और अभी तक पूरा इंग्लैंड जो है, आप जानते हैं, पूरा दुनिया भी और यूरोप सारा इस वक्त भी जो है वो कोरोना की लपेट में है। बहुत ही सबसे मुश्किलात जिन मुल्कों में हुए उनमें इंग्लैंड मुल्क शामिल है, जो अभी तक कोरोना से निकल नहीं सका, ना उसके हॉस्पिटल्स अभी तक जो है वो अपने मरीजों को कैटर कर सके। वहाँ जो अमवात हो रही हैं, जो इस वक्त खौफ है वहाँ, वो बहुत ही मुश्किलात रही हैं जब से मियाँ साहब गए हैं। मियाँ साहब एक लीडर हैं, जमात के बड़े, हमारी जमात जहाँ उसकी प्रेजेंस मौजूद है, वो अदालत से पूछ के गए थे, वो हुकूमत से इजाज़त लेके गए थे, हुकूमत ने खुद उनको भेजा था। अब वो गए इलाज करने के लिए और ये मामलात हमारे और इस मुल्क की अदालतों के अंदर है। यहाँ ये बातें आगे होगा क्या सर? अब स्टेटस उनका क्या होगा कल सुबह से? मैं उसी पे बता रहा हूँ। यहाँ परवेज मुशर्रफ साहब ने भी इस तरह के काम किए थे। उन्होंने कहा था पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट नहीं मिल सकते, जो यहाँ से चला गया कभी पाकिस्तान में वापस आ नहीं सकता। और फिर आपने देखा कि ये चीज़ें सारी जो हैं वो किस तरह बदलती हैं और बदलेंगी इंशाल्लाह। जो ही वो अपना इलाज मुकम्मल करेंगे उसके बाद वो वापसी का इरादा जब करेंगे इंशाल्लाह, तो स्टेटस भी हमें पता है किस तरह बदल जाएगा और इंशाल्लाह ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट भी किस तरह आ जाएंगे, वो उसका बंदोबस्त इंशाल्लाह करेंगे। जी, अब्बासी साहब मेरे साथ रहिए। सर वलीद इकबाल साहब, मुझे अब्बासी साहब की बात से ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब बदस्तूर बरतानिया में ही रहेंगे, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं और चूँकि बरतानिया के हस्पताल बंद हैं कोरोना की वजह से, वहाँ कोई प्रोसीजर्स अब हो ही नहीं रहे, इस वजह से वो बदस्तूर वहाँ पे हैं 1 बरस से ज़्यादा, और आपकी हुकूमत बिलाखिर उनको पासपोर्ट दे ही देगी। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग और इत्तला है?
देखिए जी, इस मामले को कानूनी जाविये से तो मैंने स्टडी नहीं किया और इससे मैं पूरी तरह वाकिफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ और वो उसकी बुनियाद जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, उनका एक आज ही का बयान है, आज का है या कल का है, जो कि मेरी नज़रों से गुजरा है और हो सकता है वो दुरुस्त भी हो, यकीनन इसलिए क्योंकि वो इस वक्त इंचार्ज वफाकी वज़ीर हैं उस शोबे के जो जिसके नीचे पासपोर्ट्स और वो सारा मामला आता है। तो उनका ये कहना है और मैं दोहरा रहा हूँ और मैं भी समझ रहा हूँ कि ये दुरुस्त है उनको यकीनन अपनी एक्सपर्ट से, अपने लीगल एडवाइज़र्स जो उनकी वजारत के हैं, उन्होंने ये एडवाइस दी होगी कि आज 12 बजे जब उनका पासपोर्ट एक्सपायर होगा और सरकार उनको नया पासपोर्ट जारी नहीं करेगी, तो शहरियत के कानून और इंग्लिस्तान के शहरियत का कानून गालिबन ऐसा है कि उस पासपोर्ट की एक वैलिड पासपोर्ट की अदम मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ की वहाँ से, इंग्लिस्तान से, बरतानिया से डिपोर्टेशन का अमल के इम्कानात जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे और बहुत रोशन हो जाएंगे और ये पासपोर्ट के एक वैलिड पासपोर्ट का एग्जिस्ट ना करना जो है ये इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करेगा, जो कि गवर्नमेंट की एक ऑब्जेक्टिव भी है, गवर्नमेंट का हदफ भी यही है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ और कानून का सामना करें। और ये मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, बगैर खुद इस बात को स्टडी किए हुए या इंग्लिस्तान के शहरियत के कानून को, या लेकिन अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो वो खुद वापस आ जाएंगे, लेकिन वो तो इंतजार कर रहे हैं कि हालात ही बदल जाएंगे, सियासी हालात बदल जाएंगे पहले की तरह। आपने मुझे तो ये समझ आया कि आप कह रहे हैं कि जैसे 2007 में पाकिस्तान के सियासी हालात बदल गए थे लॉयर्स मूवमेंट के नतीजे में, तो कोई ऐसी तहरीक होगी सियासी? नहीं, तहरीक भी इंशाल्लाह होगी, लेकिन आप ये नहीं कह रहे थे कि एक सियासी हालात बदल जाएंगे? मैं अभी भी इस बात पर स्टैंड करता हूं कि इंशाल्लाह हालात बदलेंगे और वो उसी तरह इंशाल्लाह वापस आएंगे, लेकिन प्रोसीजर करवाने के लिए मैंने कहा कि जब तक वहाँ कोरोना की ये इस वक्त जो पोजीशन है, वो डॉक्टर चूंकि सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट ले रहे हैं, उसमें शायद देर लग सकती है, लेकिन इंशाल्लाह वो पाकिस्तान जरूर वापस आएंगे और अपनी जो सियासी बाकी जिंदगी है उसी तरह जिस तरह है जो हमारे लीडर हैं इंशाल्लाह उसको यहाँ रहकर गुजारेंगे और भरपूर सियासी मामलात में भी इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। एक क्विक क्वेश्चन है अब्बासी साहब कि जब सितंबर में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई सितंबर 2020 में और उसके बाद एक तहरीक चल पड़ी जलसों की, जो गुजरांवाला, कराची, मुख्तलिफ शहरों में, तो उस वक्त ऐसा लगता था कि कोई ऐसा एक सियासी पॉलिटिकल प्रोसेस होगा प्रोटेस्ट का जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब शायद कोई मानाखेज पॉलिटिकल कंसेशंस हासिल कर सकेंगे, लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी साहब को किसी हद तक रिलीफ मिल गई है, उनको परमानेंट बेल हो गई है, शायद उनको खासी एक रिलीफ सी नज़र आती है प्रोसेस में होते हुए। तो आप ये समझते हैं कि आप लोग रह गए हैं इस पूरी कहानी में पीछे? पिज़्ज़ा साहब, ये जो प्रोटेस्ट था ये हमने ना अपनी ज़ात के लिए किया था, ना हमें करने की ज़रूरत है। ये प्रोटेस्ट उस वक्त हमने इंतज़ार करके किया जब पाकिस्तान के हालात बड़े गंभीर हो गए थे, पाकिस्तान की इकानमी कहां पहुंच गई थी, पाकिस्तान में गुर्बत किस तेजी से बढ़ रही थी। आप देख लें कि यहाँ किस तरह गुर्बत की लकीर से लोग नीचे जा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए जो है वो इस वक्त पैदा करना मुश्किलात हो गई है। ये जो गवर्नेंस और इकानमी के बड़े इशू हैं, ये लेके हम लोगों के लिए बाहर निकले हैं। इसके लिए किसी जाती ना रिलीफ इनसे लेना है, ना ये दे सकते हैं, ना इस पोजिशन में, और ना इस हुकूमत से कभी पहले मांगा और ना इंशाल्लाह आइंदा मांगेंगे। हाँ, अदालतों में जाना हमारा हक है, अदालतों में हम जाएंगे, हम अदालतों का सामना भी करेंगे, कभी हमें रिलीफ मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा, फिर भी अदालतों का दरवाजा खटकाएंगे और वो हमारा राइट है। हुकूमत से ना पहले कोई रिलीफ की जरूरत पड़ी है, ना किसी और से रिलीफ मांगा है और ना आइंदा मांगने का इंशाल्लाह इरादा है। वक्त बदलते रहते हैं, ये जुल्म की जो रात होती है वो ज्यादा अरसा नहीं रहती। ये जो जबर और ज्यादती हुक्मरान इस वक्त कर रहे हैं, नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कितना अरसा और इस्तेमाल कर लेंगे। शबीला फारूकी साहब, सितंबर 2020 के बाद की जो सियासत गुज़िश्ता 5 महीने की है, पीडीएम की मूवमेंट, जलसे, रैली, स्टेटमेंट्स, बदलती हुई पोजीशंस, उसको देख के क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस की जो नेट विक्टर है, जो गेनर है, जिसने हासिल किया सियासी एडवांटेजेस, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पीएमएलएन जो ज़्यादा ज़ोर शोर से थी और मौलाना भी, वो लोग इसमें से अब इसके लूजर्स के तौर पे नज़र आ रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि पीडीएम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी है।
वो तमाम अपोजिशन की जमातें जो रिवायती तौर पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ती रही हैं और उनकी आइडियोलॉजीज़ भी बड़ी मुख्तलिफ हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करना और फिर 26 निकाते का एजेंडा लेकर आना, ये सारा पीपल्स पार्टी की काविशों का नतीजा है। लेकिन जो जलसे जुलूस हुए, ज़ाहिरी बात है कि उसमें सबकी काविशें शामिल हैं, बिलखुसूस PMLN भी है, मौलाना साहब भी हैं और जो छोटी जमात इसमें शामिल है उनकी भी है, और ये एक जॉइंट एफर्ट है। इसमें अगर कोई गेन कर रहा है तो वो अवाम गेन कर रही है। जो अवाम का एक हजूम इन जलसों में आ रहा है वो इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है कि लोग कितने परेशान हैं, लोग कितने अवाम ने गेन क्या किया है इसमें से अब तक? अवाम, देखिए, अवाम अपनी आवाज़, उनकी आवाज़ जो है वो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं ऐवान बाला तक, वो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं सेलेक्टर्स तक कि ये हुकूमत हमें नामंजूर। इस हुकूमत ने जो पाकिस्तान का दिवालिया निकाला है, जो लोगों को वो अपने घुटनों पे ले आए हैं, आज कोई शख्स जो है, चाहे वो इवन मुतवासत तबके से हो, वो बिजली के बिल नहीं दे पा रहा, वो अपने बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहा, उसके घर का खर्चा जो है तिगना हो गया है। ये तमाम वो चीज़ें, मुझे बताइए डॉक्टर साहब, आप चैनल के अंदर बैठे हैं, आपके चैनल का तमाम मीडिया का क्या हालात है? मतलब हर इदारा, हर शोबा उठा के देख लें, हर शोबे के अंदर जो है वो लेकिन सोल्यूशन तो आप लोग भी कोई नहीं दे पा रहे ना कि पाकिस्तान के माशी मसाइल का, लोगों के मसाइल का हल, इकोनॉमिक क्या हम डिसीजन मेकिंग कर सकते? सोल्यूशन ये है कि आप ऐसे लोगों को वोट के ज़रिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए ऐवान में लाएं जो जानते हो मुल्क चलाना, जो समझते हो आवाम की पल्स को। इतना बुरा हाल मुल्क की तारीख में आज तक नहीं हुआ जो इस हुकूमत ने किया है। और ये तो इमरान खान साहब बैठ के खुद कह रहे हैं कि जी हमें तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, कोई तजुर्बा ही नहीं था और हमें हुकूमत मिल गई, तो हम क्या करें? तो ये कोई टेस्ट मैच तो है नहीं ना। शिमित जी, वक्त मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, मुझे आना पड़ेगा शर्मिला फारूकी साहिबा का, सेनेटर अब्बासी साहब का और सेनेटर वलीद इकबाल साहब का, और इसी तरह से हलीम आदिल शेख साहब जिन्होंने प्रोग्राम के शुरू में हमें ज्वाइन किया, उनका बहुत शुक्रिया। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।